गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। निरक्षीय स्थिति पे, कल हमने अक्षीय स्थिति पे निकाला है। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको हमने ए बी नाम से यहाँ पर प्रकट किया हुआ है कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इस द्विध्रुव ए बी की जो कुल लंबाई है वो 2l है। ए बी बराबर 2l, ये इसकी लंबाई l प्लस l, ये इसकी लंबाई 2l है। इस द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है, ये इसका मध्य बिंदु है। तो इसका अर्थ हो गया कि AO बराबर भी L और BO बराबर भी L। अब इसके बाद निरक्षीय स्थिति क्या हुआ कि जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हम देखेंगे, यहां पर है O, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर जो लंब होता है, ये लंब रेखा ही निरक्षीय रेखा कहलाती है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर खींची गई लंब रेखा वो द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहलाएगी। और इस निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने कहां पर निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर। तो निरक्षीय रेखा ये है, ठीक है, मध्य बिंदु पर लंब डाल दी रेखा। तो इस रेखा के बिंदु P पर हम क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अब हम ये मानेंगे कि माना P की इस मध्य बिंदु O से दूरी R है, तो OP बराबर R, ये R दूरी पे है। अब हमने निकालना क्या है कि इस द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। उसकी दिशा कहां होगी? प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस आवेश को P से मिलाने वाली रेखा पर प्लस आवेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर। तो ये दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी P पर। तो ये हमने दिखा रखा है E1, ये। अब इसी प्रकार बिंदु P पर इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो माइनस Q आवेश के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने E2 से प्रकट किया है। और इसकी दिशा कैसे निकालेंगे? तो माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, इस P को माइनस आवेश से मिलाने वाली रेखा पर माइनस आवेश की ओर, ठीक है, ऋणावेश की ओर, ये होगी E2 की दिशा। अब जो है इसके पर भी हमने एक वेक्टर का चिन्ह लगा दिया, ये। तो E1 और E2 ये क्रमशः प्लस ये धन Q और ऋण Q आवेशों के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। अब देखिए इसमें इस प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी होगी? वो दूरी होगी BP। और माइनस Q आवेश की P से दूरी क्या होगी? AP। तो सबसे पहले हम BP और AP के मान निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर इस BP का मान कितना आएगा या AP का मान कितना आएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर पाइथागोरस की प्रमेय का उपयोग करते हैं। देखिए POA ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज POA में है। समकोण त्रिभुज POA में, इसमें POA में, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कौन है इसमें? AP, ये हो गया कर्ण का वर्ग AP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन है इसमें? OP का वर्ग धन आधार क्या है इसमें? OA का वर्ग। तो हमने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये सूत्र लगा दिया। कर्ण का वर्ग AP, इसको हमने ऐसे लिखा
अब एपी का मान क्या होगा? एपी का मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ, इस पूरे का स्क्वायर रूट आएगा ओपी का वर्ग धन ओए का वर्ग। ठीक हो गया? अब देखिए यहां पे एपी का मान, इस एपी का मान हम निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट ओपी, ओपी क्या है? आर। तो हम क्या निकाल देंगे इसका मान? एपी बराबर आ जाएगा वर्गमूल ओपी का मान लिखा, ओपी का मान आ गया आर, आर का वर्ग धन ओए, ओए का मान क्या है? एल, एल का वर्ग। तो यहां पर हमारे पास एपी का मान आ गया। बिल्कुल इसी विधि से हम समकोण त्रिभुज पीओबी को भी लेंगे, पीओबी। तो पीओबी में भी हम पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करेंगे और उसी प्रकार से हम बीपी का मान भी निकालेंगे। ठीक हो गया? तो बीपी का मान भी निकालेंगे, तो बीपी का मान भी इसी पैटर्न पे आ जाएगा कि बीपी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? लंब का वर्ग, लंब कौन है इसमें? ओपी का स्क्वायर धन आधार, आधार क्या आ जाएगा इसमें? ओबी, ओबी का वर्ग। अब फिर बीपी बराबर आ जाएगा कि बीपी बराबर अंडर रूट ओपी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। ठीक हो गया? अब फिर मान रखा, तो इसका मान क्या आएगा? बीपी का मान बीपी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओपी, ओपी का वैल्यू आर हो गई, आर स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ओबी, ओबी की वैल्यू एल, ये एल का स्क्वायर आ गया। तो आप देख रहे हैं एपी का मान भी वही है जो बीपी का मान है, तो हमने यहां पर लिख दिया एपी बराबर बीपी। ठीक हो गया? इसका हमको कहीं पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम। अब हम निकालेंगे इसमें कि बिंदु बी पर रखा जो आवेश है धन क्यू आवेश, धन क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 का मान, तो निकालेंगे इसको। निकालिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q ऑन द पॉइंट या एट द पॉइंट P। ठीक है? तो निकालिए इसका मान। E1, तो E1 बराबर आ जाएगा यहां पर प्लस क्यू के कारण यहां P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1 बराबर सूत्र कौन सा लगेगा कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र, वो सूत्र है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्या? Q अपॉन R स्क्वायर होता है। Q माने आवेश, ये वाला आवेश, ये Q है, अपॉन R, R माने ये दूरी, BP का स्क्वायर। अब देखिए इसका दिशा, क्योंकि ये सदिश राशि है, दिशा का उल्लेख करेंगे, तो दिशा हो जाएगी इसकी B से P की ओर, तो दिशा हो गई BP। अब जो है इसको आगे हल किया तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन, देखिए अभी हमने निकाला AP बराबर BP, अभी हमने देखा था AP बराबर BP, AP और BP के मान क्या थे? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अगर हम यहां पूरा स्क्वायर कर दें, इसको हम कर दें AP का स्क्वायर, तो यहां क्या होगा? बराबर BP का स्क्वायर। ठीक है? दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो यहां भी स्क्वायर अगर हम करें तो ये स्क्वायर और वर्गमूल एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ये, और यहां आएगा केवल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या ठीक है? तो AP स्क्वायर या BP स्क्वायर के स्थान पे हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रख सकते हैं, तो वही काम हम यहां पर कर रहे हैं। इस BP स्क्वायर के स्थान पे हमें R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रख देंगे यहां पे, और दिशा BP। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसके आगे
बिल्कुल इसी पैटर्न पे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आ जाएगा E2 बराबर, ये इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, इसका मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q चिन्ह नहीं रखना इसका, केवल मान Q अपॉन AP का स्क्वायर। तो AP के स्क्वायर का मान रख दीजिए सीधा, हमने निकाल रखा है क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बिल्कुल पहले वाले पैटर्न पे सॉल्व करना है, जैसे E1 का मान निकाला वैसे E2 का मान निकाल दिया। और दिशा इसकी दिशा हो जाएगी माइनस के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, P से A की ओर, दिशा हो गई PA। अब जो है इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब यहां पे हम देख रहे हैं ये जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, इनके आंतरिक मान बिल्कुल बराबर हैं, इनके परिमाण बराबर है, E1 और E2 दोनों की वैल्यू बराबर है, सिर्फ दिशा अलग है। E1 की दिशा इस तरफ है, E2 की दिशा इस तरफ है। तो अब हम इस पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा E1 और E2 वेक्टरों का सदिश योग, कि E1 और E2 का सदिश योग। अब इन दोनों का सदिश योग कैसे निकालेंगे, तो दो मेथड है हमारे पास, पर एक आसान मेथड क्या है उसको हम यहां पर लागू कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस E1 के दो घटक बनाएंगे, क्योंकि E1 वेक्टर है, तो इस वेक्टर E1 का एक तो इस द्विध्रुव के समांतर घटक लेंगे और एक द्विध्रुव के लंबवत दिशा में घटक लेंगे। ठीक है, वेक्टर E1 का द्विध्रुव की दिशा में घटक और द्विध्रुव की लंबवत दिशा में घटक। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, ये इस वेक्टर E1 का एक घटक द्विध्रुव की लंबवत दिशा में और एक घटक द्विध्रुव की समांतर दिशा में, द्विध्रुव की समांतर दिशा ये होगी। ये ठीक है। अब इन दोनों घटकों के मान निकालने हैं, तो इसके लिए हमें पहले कोण का पता होना चाहिए। तो कोण देखिए, माना ये जो बीपी रेखा है, ये रेखा इस द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बना रही है। ये कोण कितना है, थीटा कोण है। तो क्या हो जाएगा, ये द्विध्रुव और ये वाली दिशा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इनको ये तिरक रेखा काट रही है। तो यहां पर बने हुए एकांत ये संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल है वो बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये संगत कोण है, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर रेखा, इनको ये वाली तिरक रेखा काट रही है, तो बने हुए संगत कोण बराबर होंगे। तो ये कोण भी नीचे की तरफ, ये कोण भी नीचे की तरफ, वो संगत कोण होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अब आपको मालूम हो गया कि वेक्टर E1 का थीटा दिशा में घटक, इस दिशा में घटक क्या होगा, E1 cos थीटा। हमेशा थीटा दिशा में घटक क्या होता है, किसी वेक्टर ए का थीटा दिशा में घटक क्या होगा, वेक्टर ए cos थीटा। तो ऐसे वेक्टर E1 का थीटा दिशा में घटक वेक्टर E1 cos थीटा। अब इसी वेक्टर E1 का ये लंब दिशा में घटक क्या होगा, ये साइन में आ जाएगा, E1 साइन थीटा। आ गया, हो गया ये। अब देखिए दूसरे वाले को, ठीक है, दूसरा वेक्टर कौन है, E2। तो इसको देखते हैं हम थोड़ी देर में। पहले यहां पर लिख दीजिए कि वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के जो घटक हैं, इनकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो पहले वेक्टर E1 के वैल्यू लिखिए। वेक्टर E1 का AB की, ये AB क्या है, द्विध्रुव है जी। इस AB की दिशा में घटक, दिशा में घटक या वियोजित भाग, ये क्या आ रहा है, E1 cos थीटा। ठीक हो गया। E1 का मतलब है ये वाला मान, ये E1 की ये वैल्यू, ठीक है। और इसी वेक्टर E1 का
ए बी की लंबवत दिशा में घटक, इस ए बी की लंबवत दिशा में घटक, ए बी की लंब दिशा में घटक। तो ये घटक क्या आ रहा है, ये आ रहा वेक्टर E1, ये E1 साइन थीटा। आगे अब इसके बाद हम वेक्टर E2 पे बात करेंगे। इसके भी, इस वेक्टर E2 का भी ए बी दिशा में घटक निकालेंगे और एक ए बी की लंब दिशा में घटक निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। इस वेक्टर E2 का एक घटक हो जाएगा इस दिशा में और एक घटक हो जाएगा इस दिशा में, ठीक है, ये वाला। क्योंकि इस वेक्टर के जो दो घटक होंगे वो इसके दोनों तरफ होंगे। वेक्टर E2 ये है, एक इसके ऊपर की साइड, एक इसके नीचे की साइड। अब वेक्टर E2 का इस ए बी की दिशा में घटक कौन है, ये वाला है, ये वाला। इसका मान कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कोण कितना होगा। ये कोण कैसे निकलेगा, देखिए इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं, एपी और बीपी बराबर आए थे। तो ये दो भुजाएं बराबर है, हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये इस वाली भुजा के सामने का कोण थीटा है तो इस वाली भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं क्योंकि एपी और बीपी के मान बराबर आए थे, √r² + l², ये आया था मान, ठीक है। तो ये कोण थीटा हो गया, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये ए बी रेखा और ये वाली दिशा, ये दो समांतर रेखाएं हो गई और इनको ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बने हुए एकांतर कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाला और ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण ऊपर की तरफ बन रहा है, ये वाला कोण इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है। तो ऐसे कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और ये इस समय बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये थीटा, ये भी थीटा। तो बताइए वेक्टर E2 का थीटा दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक हो गया। और इसी वेक्टर E2 का इस लंब दिशा में घटक क्या होगा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। ये यहां पर लिख दिया मैंने, इस दिशा में घटक E2 sin थीटा, ठीक हो गया। अब हम इन घटकों को यहां पर नोट करेंगे। कि वेक्टर E2 का AB की दिशा में घटक, AB की समांतर दिशा में घटक क्या आ गया, यह आ गया E2 cos ऑफ थीटा। और इसी वेक्टर E2 का AB की लंब दिशा में घटक, AB की लंब दिशा में घटक, यह आ जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इस पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो उसका अर्थ है कि वेक्टर E1 और वेक्टर E2 क्या बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है, इनका कुल मान कितना आ रहा है, वो कैसा आएगा, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का सदिश योग। तो सदिश योग निकालने का मेथड ये है कि इन दोनों वेक्टरों के लंब और क्षैतिज घटक निकाल दो। जैसे इस वेक्टर E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और लंब घटक क्या आ गया E1 sin थीटा। वेक्टर E2 का क्षैतिज घटक आ गया E2 cos थीटा, लंब घटक आ गया E2 sin थीटा। अब इन लंब घटकों और क्षैतिज घटकों का भी परिणामी निकालिए। तो इनका परिणामी निकालना थोड़ा आसान है। कैसे, देखिए वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के जो लंब घटक हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, वो एक ही रेखा पर हैं पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में। E1 sin थीटा ऊपर की ओर है, E2 sin थीटा नीचे की ओर है, परंतु दोनों के आंकिक मान भी क्या है, E1 और E2 बराबर है। देखिए E1 और E2 के आंकिक मान बराबर थे,
E1 की वैल्यू वही है, E2 की वैल्यू भी वही है। तो क्योंकि E1 और E2 के आंकिक मान बराबर हैं, साइन थीटा भी दोनों जगह एक ही जैसा आ रहा होगा, तो यहाँ पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है, इन दोनों बराबर वैल्यू हैं, परंतु दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ठीक है, इसका अर्थ है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र में E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा का कोई रोल नहीं होगा, ये एक दूसरे को निरस्त कर चुके हैं। केवल परिणामी वैद्युत क्षेत्र में ये क्षैतिज घटक का ही योगदान होगा। तो यहाँ पर E1 और E2 का P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बराबर होगा इन क्षैतिज घटकों का परिणामी योग। ठीक है, तो निकालिए क्या आ जाएगा कि यहां पर द्विध्रुव के कारण, अब हम निकालेंगे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना वो E है, तो E बराबर आ जाएगा, E बराबर E1 वेक्टर E1 एवं वेक्टर E2 का सदिश योग, E2 का सदिश योग, और वेक्टर E1 और वेक्टर E2 का सदिश योग क्या होगा, वो हो जाएगा E1 और E2 के क्षैतिज घटकों का सदिश योग, क्योंकि लंब घटक कोई रोल नहीं निभा रहे यहाँ पे, तो यहां पर आ जाएगा E1 वेक्टर एवं E2 वेक्टर के AB की दिशा में घटकों का योग, AB की दिशा में घटकों का योग, कि इनके जो AB की दिशा में घटक हैं उनका योग कर दो, उनका सदिश योग, उनका सदिश योग। तो इनका सदिश योग क्या आएगा, E बराबर, देखिए ये है AB की दिशा में, ये दोनों घटक इस दिशा में लगे हैं, E1 cos थीटा भी इसी दिशा में, E2 cos थीटा भी इसी दिशा में, तो ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में लगे हैं, अतः इनका परिणामी क्या होगा, ये वाला वेक्टर धन ये वाला वेक्टर सीधा जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का कोण 0 अंश है, तो यह आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इनके मान हम निकालेंगे, तो E बराबर आ जाएगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, E1 प्लस E2 इंटू बाहर से cos थीटा कॉमन आ गया। ठीक है, E1 प्लस E2 इंटू cos थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालिए, E बराबर E1 प्लस E2, E1 और E2 की वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है, E1 E2 की वैल्यू आपको मालूम है, मैं दोबारा यहां पर लिख दे रहा हूं कि E1 बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 बराबर था 1 सेम वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सेम वैल्यू है। तो जब E1 और E2 जुड़ेंगे तो ये दोनों सीधा जुड़ जाएंगे, तो ये धन ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्या कॉमन आएगा इसमें, ये प्लस ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहां से भी 1 प्लस 1, ये तो आ गया E1 और E2 को जोड़ने पे। ठीक है, ये कॉमन आ गया है दोनों में, तो यहां से क्या रहा, इंटू 1 1 ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 1, और ये बाहर से ये वाला cos थीटा। ठीक हो गया। अब जो है E बराबर, ये क्या गया 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हो गया 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इंटू cos थीटा। तो E1 प्लस E की जो वैल्यू थी E1 प्लस E2 इंटू cos थीटा, उसका मान क्या आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब जो है cos थीटा का मान यहां पर इस समकोण त्रिभुज से निकाल देंगे, क्योंकि हमें AB भी पता है, BB भी पता है।
तो निकालिए cos थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू यहां पर पुट अप कीजिए। तो चित्र से कौन सा चित्र? समकोण त्रिभुज POA। चित्र कौन सा? त्रिभुज POA से, इस त्रिभुज से। इस त्रिभुज में cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? L और कर्ण की वैल्यू कितनी है? AP। तो AP का मान क्या था? √r² प्लस L स्क्वायर। ये AP का मान हम निकाल चुके थे। तो cos थीटा का ये मान रखिए यहाँ पे और इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या आ जाएगा? E बराबर आ जाएगा 1/4π0k 2q/r² प्लस L स्क्वायर। और cos थीटा के स्थान पे हम ये वाला मान रख देंगे, cos थीटा के स्थान पे L/√r² प्लस L स्क्वायर। तो देखिए जरा, ये जो √r² प्लस L स्क्वायर है, हम इसको घात के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं जी। तो यहां पर मैं वही कर रहा हूं, cos थीटा का मान क्या रख रहा हूं? L बटे क्या ब्रैकेट में r² प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 ये रख दिया cos थीटा का मान। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा E बराबर 1/4πε0k 2q/2qL। देखिए 2q इंटू L, अंश से अंश गुणा कीजिए, 2qL। तो ये जो 2qL आ रहा है इसको भी थोड़ा रीअरेंज कीजिए, ठीक है। इसको लिखिए q इंटू 2L। देखिए q इंटू 2L, इसको एक साथ रखिए और अपॉन में क्या जाएगा? r² प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये r² प्लस L स्क्वायर की पावर यहां 1 है और यहां 1/2 है। ये दोनों सेम कोष्ट है, एक जैसे कोष्ट है। यहां एक पावर है, यहां इसकी 1/2 पावर है। तो ये पावर, ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 1 धन 1/2 क्या होता है? 3/2। ये आ गया। इसके बाद आगे अगर हम हल करें इसको, तो हम जानते हैं यहां पे कि जो q इंटू 2L है, q इंटू 2L, ये इस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये P से प्रकट किया जाता है और P बराबर होता है आवेश इंटू द्विध्रुव की लंबाई। आवेश हमने कोई एक आवेश लिया Q इंटू द्विध्रुव की लंबाई 2L। तो Q इंटू 2L के स्थान पर P रख देंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश को मिलाने वाली रेखा पर ऋण से धन की ओर होती है, ठीक है। तो हमने यहां पर इसको P रखना है। तो E बराबर आ जाएगा इस समीकरण में, E बराबर 1/4πε0k इंटू ये हो जाएगा क्या? P/r² प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा, और दिशा कहां होगी इसकी? क्योंकि E1 और E2 का जो P पर परिणामी आया वो इन दोनों के क्षैतिज घटकों की कर्ण है, इन दोनों के कर्ण। तो ये दोनों इस दिशा में, किस दिशा में? B से A की ओर। तो यही दिशा क्या होगी? यही दिशा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। तो दिशा कहां जाएगी इसकी? दिशा हो जाएगी B से A की ओर, या धनावेश से ऋणावेश की, ठीक है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र धन से ऋणावेश की होगा या इसके समांतर दिशा में होगा, ठीक है। अब यहां पर एक ये जो है सूत्र आ गया कि किसी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0k इंटू P/r² प्लस L स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। अब दिशा होगी धनावेश से ऋणावेश की, या इसके समांतर दिशा, या BA। अब इसमें एक विशेष स्थिति कि यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो, छोटे द्विध्रुव के लिए, जो हमने अक्षीय स्थिति में लिया था केस
कोई विशेष स्थिति कि छोटे द्विध्रुव के लिए, यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो तब क्या हो जाएगा, तब द्विध्रुव की जो लंबाई है वो इस दूरी r की तुलना में बहुत कम होगी। माना द्विध्रुव की लंबाई जो है 2l है, वो अगर इस P की O से जो लंबाई है, P की O से लंबाई कितनी है r, P की O से दूरी हमने r मानी है, तो अगर क्या हो, अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, छोटे द्विध्रुव का मतलब यह है कि ये लंबाई इस r की तुलना में बहुत कम हो, तो यानी r l से काफी बड़ा है, तो इसका अर्थ होगा r स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन l स्क्वायर। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में इस समीकरण में क्या हो जाएगा, इसमें जो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तो इसमें हम l स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि r स्क्वायर का मान l स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा होगा, और ऐसी कंडीशन में l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, जैसे कि माना r का मान है 100 और l का मान कितना माना 0.5, तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, जबकि l स्क्वायर कितना हो गया 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25 और छोटा हो गया, तो r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर क्या टाइम नगण्य है, तो यानी r स्क्वायर में अगर हम l स्क्वायर को जोड़े या न जोड़े कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसीलिए हम यहां पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम r स्क्वायर ही लिख देंगे। तो समीकरण नंबर 3 क्या हो जाएगा, तो तब समीकरण 3 में इस कंडीशन को लागू करने पे कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो तब e का मान आ जाएगा, e बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा केवल r स्क्वायर और पूरे की घात 3/2। ठीक है, अब इसको आगे हम हल करें, तो आगे हल करने में क्या आएगा, ये आ जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू p बटे, देखिए r स्क्वायर और पूरे की घात 3/2 है, तो ये दोनों घातें इसमें गुणा हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, यह आएगा r की घात 3। तो हमारे पास यहाँ पर ये सूत्र आ गया कि बहुत छोटे द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू P अपॉन r की पावर 3, और दिशा क्या होगी इसकी, B से A की ओर। ठीक है, और एक चीज और है कि अक्षीय स्थिति में भी छोटे द्विध्रुव के लिए यही सूत्र आया था, थोड़ा अंतर था, वहां पे 2p था, यहाँ केवल p है। तो अक्षीय स्थिति का जो वैद्युत क्षेत्र है वो निरक्षीय स्थिति वाले वैद्युत क्षेत्र की तुलना में दुगना होता है। ठीक है ना, और अगर यहाँ पर माध्यम हमने ऐसा माना है जिसका परावर्तनांक k है, इसमें k लिया है, अगर यहाँ पर माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के लिए ये जो सूत्र होगा, निर्वात में k बराबर 1 रखने पर ये जो सूत्र है, ये सूत्र E का इस प्रकार से हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन r की पावर 3। दिशा वही रहेगी B से A की ओर या B से A के समांतर। तो आज हमने यहाँ पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला, और इससे पहले हम अक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। धन्यवाद।